नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और 10वीं क्लास की कविता ले रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने जो है वर्षा ऋतु के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जो है पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है तो प्रकृति जो है परिवर्तित होती हुई नजर आती है, बार बार उसमें परिवर्तन नजर आता है। तो उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही थी तो कभी धूप निकल जाती है। तो पूरा जो है प्रकृति का वर्णन किया है इसमें और बहुत सुंदर वर्णन किया है। चलिए इसके पद को देखते हैं। सबसे पहला पद है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकर पर्वत अपार, अपने सहस दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। तो पहले इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मेखलाकर, मेखलाकर मतलब होता है, मेखला मतलब होता है कमरबंद। अब यहाँ पर मेखलाकार मतलब का यहाँ पर गोल आकार से ले सकते हो कि जो पर्वत है वो गोल आकार के जो है दिखाई दे रहे हैं। सहस्र मतलब हजारों है, दृग मतलब आंख होता है, सुमन मतलब फूल है, अवलोकन मतलब देखना, और निज मतलब निजी ही होता है, चरणों मतलब पैर से है, दर्पण मतलब शीशे से है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रकृति पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो कहते हैं कि भाई वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में और प्रकृति जो है पल पल जो है वो अपने वेश को बदल रही थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश मतलब प्रकृति जो है अपने वेश को बदल रही थी। मेखलाकर पर्वत अपार, तो वहां पर जो है पर्वतों की श्रृंखला थी, वो श्रृंखला कैसी थी? गोलाकार थी। अब श्रृंखला मतलब एक के बाद एक पर्वत, एक के बाद एक पर्वत, एक के बाद एक पर्वत, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। तो मेखलाकर पर्वत अपार मतलब जो पर्वतों की वहां श्रृंखला दिखाई दे रही थी वो गोलाकार की थी। अपने सहस दृग सुमन फाड़, तो उन पर्वतों पे क्या थे कि हजारों फूल जो हैं वो उगे हुए थे और वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अपनी आंखों से जो है फूल देख रहे हैं। अवलोक रहा है बार बार, तो फूल जो हैं वो अपनी आंखों से जो है देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? निज जल में निज महाकार। तो यहाँ पर जो है पर्वत जो है अपनी फूल रूपी आंखों से जो उसके नीचे जो जल है, निज जल में निज आकार, जो पर्वत के नीचे जो जल है वहां पर वो अपने महाआकार मतलब अपने आकार को देख रहा है कि मैं कितना विशालकाय हूं। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो पर्वत के चरणों में मतलब पर्वत के नीचे पैरों के पास जो जड़ होती है वहां पर क्या है? चरणों में पलाताल, तो मतलब ताल है, दर्पण सा फैला विशाल। वो जो ताल है वो दर्पण के समान चमक रहा है, मतलब बहुत ज्यादा साफ सुथरा पानी है। तो पहले उस पद में जो है सुमित्रा नंदन पंत ने बताया है कि भाई प्रकृति जो है पावस के कारण, वर्षा के कारण बार बार जो है पर्वत प्रदेश में प्रकृति अपने वेश को बदल रही है और वहां पर जो है वो है पहाड़ जो हैं वो गोलाकार के हैं और उन गोलाकार के पहाड़ों में जो है पहाड़ों पर कुछ फूल उगे हुए हैं। उस फूल को सुमित्रा नंदन पंत ने जो है वो आंख के समान बताया है कि वो जो फूल है पर्वत उन आंखों से अपने आकार को ही देख रहा है। जो उसके नीचे पानी है उसमें उसकी परछाई दिख रही होगी, तो उस अपने आकार को ही देख रहा है। चलिए दूसरा पद देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर में उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं के तरवर, है झाक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पहले इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। गिरी मतलब पहाड़ होता है, मद मतलब मस्ती करना, और झाग मतलब पता ही होगा आपको, फैन होता है। झाग मतलब यहाँ पर झाग से है, जो साबुन के टाइप का झाग होता है। उसके बाद है उच्च आकांक्षाओं मतलब ऊंची आकांक्षाएं रखना, तरवर मतलब पेड़ है, अनिमेष मतलब एक टकटकी लगाकर देखना, एक टक देखना, और नीरो मतलब शांति से है, शांत। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो कहते हैं कि भाई जो पहाड़ है उसके ऊपर से झरना बह रहा है, और झरझर की आवाज किस में आती है? झरने से आती है। तो जो पहाड़ों से झरना बह रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो झरना झरझर करके इन जो पहाड़ है उसकी गौरव गाथा को गा रही है। अब इससे क्या हो रहा है? मद में नस नस उत्तेजित कर, तो ये जो झरझर की आवाज है वो नसों को उत्तेजित कर रहा है, मतलब एक तरह से मस्ती का अनुभव दे रहा है। वो बहुत सुरीली सा जो है सुरीला आवाज जो है प्रतीत हो रहा है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, तो निर्झर मतलब झरना होता है। तो जो झरना वहां पर बह रहा है तो उसके झाग जो है कैसा प्रतीत हो रहा है? मोती की लड़ियों से सुंदर, मतलब इतना साफ और सफेद कलर के वो झाग हैं जो मोती की लड़ियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, सफेद मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं। गिरवर के उर में उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरवर, तो जो तरवर मतलब पेड़ है जो उस पहाड़ पर उगे हुए हैं उनके मन में बहुत सारी ऊंची आकांक्षाएं हैं। वो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जिनके मन में ऊंची आकांक्षाएं हैं। वो कैसी हैं? है झाक रहे नीरो नभ कर, जो तरवर है जो पेड़ है वो जो है शांति भरे उसको नभ को मतलब बादल को देख रहे हैं। अब देखने के बाद वो क्या कर रहा है? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, वो उसको एकटक होकर देख रहे हैं। अनिमेष मतलब एकटक होना, अटल है बिल्कुल खड़े हुए हैं और शांति रूप से बिल्कुल उनको देख रहे हैं। चिंता पर है मतलब कि उस बादल को देखकर उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंतित हैं, कुछ सोच रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन बादलों के रहस्य के बारे में जो है ये जो तरवर हैं, जो ये पेड़ हैं, वो जानना चाहते हो। तो यहाँ पर दूसरे पद में उन्होंने बताया भाई जो पहाड़ है उसकी सुंदरता को जो है उजागर किया, और झाग जो है मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, और तरवर जो है वो इतने बड़े जो पेड़ जो पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो नभ को झांक रहे हैं, और नभ को इस प्रकार से झांक रहे हैं जिस प्रकार से उसके रहस्य को वो जानना चाहते हो। अब तीसरे पद को देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूलदर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धारा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ पर जो है सुमित्रानंद पत ने बिल्कुल तीसरे पद में एक तरह से वर्षा के बारे में इस प्रकार से दिखाया कि वर्षा होते ही इतनी भयानकता आ गई, इतनी वो आ गई है कि सब कुछ जो है उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब इतना पानी हो चुका है कि सब कुछ ऐसा लग रहा है जो धुंधला दिखाई दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसके उसको देख लेते हैं हम, शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। भूधर मतलब पहाड़ है, रव शेष मतलब यहाँ पर केवल आवाज से है, रव मतलब आवाज होती है, शेष मतलब रहना, केवल आवाज। निर्झर मतलब आपको पता ही है झरना है, पिछले पद में बताया था। धस गया धरे में सभय साल, सभय मतलब यहाँ पर भय से है, और शाल मतलब शाल के पेड़ होते हैं तो पेड़ से है। उठ रहा है धुआं जल गया ताल, जलद मतलब यहाँ पर बादल से है। जलद यान ये पूरा शब्द है, तो जलद यान मतलब कि बादल रूपी यान से है। बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इंद्रजाल का मतलब है कि भाई एक तरह से कारनामे दिखाना, जादुई कारनामे दिखाना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार परद के पर, तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि अचानक से सब कुछ सफेद सा हो गया है। पारद मतलब पारे से है, तो सब कुछ पारद रूपी फड़का अपार पारद के पर मतलब पंख से है, तो पारद रूपी पंख से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भूधर मतलब पहाड़ जो है आसमान में उड़ गया हो, मतलब वो साफ प्रतीत नहीं हो रहा है, हर तरफ पानी पानी फैला हुआ है। रव शेष रह गए निर्झर, अब इतना पानी हो गया है कि अब वो जो निर्झर है, निर्झर मतलब झरने से, झरने की भी सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है, वो भी इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। टूट पड़ा भू पर अंबर, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धरती पर आसमान टूट पड़ा हो, हर तरफ पानी पानी फैला है, हर तरफ इतनी तेजी से बारिश हो रही है कि यूं एहसास हो रहा है कि जैसे भूमि पर आसमान टूट पड़ा हो।
धस गया धरा में सभय शाल। शाल मतलब मैंने बताया था साल के पेड़ होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भय के मारे, डर के मारे जो है साल के पेड़ जो है वो धरती में ही धस गए हों। उठ रहा है धुआं, जल गया है ताल। अब होता क्या है, जब किसी भी पहाड़ी स्टेट में, प्रदेश में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो जो नदियां होती है जहाँ पानी भरा होता है वहां पर ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा हो, इतना ज्यादा पानी होता है। तो कहता है उठ रहा है धुआं, जल गया ताल। तो इतना ज्यादा पानी बरस रहा है कि वहां पर धुआं सा महसूस हो रहा है और उस धुएं के कारण जल गया ताल। तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। यों जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जलद यान मतलब बादल रूपी यान में जो इंद्र है बिचर रहे हैं, यहाँ वहां मतलब घूम रहे हैं और अपने कारनामे दिखा रहे हैं, अपने जादूगरी दिखा रहे हैं इतनी ज्यादा वर्षा करके। तो यहाँ जो है सुमित्रानंदन पंत के पर्वत प्रदेश पावस की जो है व्याख्या की है। इसमें केवल 3 ही पद थे, तीनों पंत की हमने यहाँ पर व्याख्या देख ली है। और बाकी जो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे या नोट्स होंगे या व्याख्या जो भी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर ला। चलिए, थैंक यू।